चलिए बेटा, आज हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। तो अभी तक की हमारी जो बातें हुई हैं वो किसके ऊपर बातें हुई हैं? तो डिस्टेंस के बारे में बात करिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करिए, वेलोसिटी स्पीड के बारे में बात करिए, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बारे में बात करिए। तो एक्सेलरेशन से जाने से पहले एक दो पॉइंट शायद मेरे हिसाब से और रह गए थे, हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि डिस्टेंस हमारी ग्रेटर देन होती है मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ये इससे ज्यादा होती है। ये रिलेशन हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। बट अगर हम इसे टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये टर्म होता है हमारा एवरेज स्पीड ग्रेटर देन मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इस रिलेशन को भी ध्यान रखना, इस रिलेशन का भी यूज होता है, कई क्वेश्चंस में देखने को मिलता भी है, और ये बात हमें पता होनी चाहिए। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए एक्सेलरेशन के बारे में समझिए। एक्सेलरेशन का मेन पॉइंट क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब आप ऐसे समझिए, एक्सीलेटर, गाड़ी में एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है ना, और रास्ता अगर सीधा है तो उसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं। बट हम लोगों के लिए एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में बढ़ोतरी होना, वेलोसिटी बढ़े। और वेलोसिटी कब बढ़ेगी? रास्ता सीधा हो जाना चाहिए। रास्ता अगर सीधा है और फिर उस टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए वेलोसिटी टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, आप रास्ता किसी को भी फॉलो करके जाइए, लेकिन हमको इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में बात करें और वहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी आ जाती है, और उसी वेलोसिटी में बढ़ोतरी अगर हो तो हम लोग उसे एक्सेलरेशन शब्द बोलने लगते हैं। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि गाड़ी में जो एक्सीलेटर होता है उसका काम होता है उसकी स्पीड बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ाना, ठीक है। और एक टर्म होता है रिटार्डेशन, जिसे हम रिटार्डेशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं डी एक्सेलरेशन, है ना। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब होता है कि लगातार स्पीड घटना, वेलोसिटी लगातार घटना। तो घटती कब है? जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। तो आप ध्यान रखना, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बात एक ही है, एक ही नाम, मतलब अलग अलग नाम इनके, लेकिन बात एक ही है। तो रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन कब होता है? जब गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है। और एक्सेलरेशन कब आता है? जब गाड़ी में एक्सीलेटर दिया जाए, ठीक है। इतना बस आपको समझना है, बाकी हम लोग मैथमेटिकली और जो भी हम लोगों का एक्सप्रेशन आपको बनाना है, क्या क्या करना, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, एक तरीके से समझिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन चाहते हैं, वो टर्म कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई है। लेकिन अगर हम बात करें, इसको हम समझेंगे एक्सप्रेशन के द्वारा भी समझेंगे कि क्या बात जो बोली गई है इसका मीनिंग क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करें इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है, आप इसे एमकेएस भी बोल सकते हो। लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए सीजीएस यूनिट क्या बनेगी। इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगी इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो इसकी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और अगर हम एसआई और एमकेएस में देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने को मिलता है। अच्छा, और आगे चलिए, ये कैसी क्वांटिटी है? तो क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, ये क्वांटिटी है वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे। तो वेलोसिटी भी वही है, मतलब ये एक्सेलरेशन भी हमारा वही है कि जो डायरेक्शन और मतलब मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये वेक्टर कैसे है, जरा समझिए। एक एग्जांपल लिया, मैंने ये बोला कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वो तो आपको पहले से बता दिया कि वेक्टर है। और एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मान लो हमने वेलोसिटी लिया 4i कैफ प्लस का 6j कैफ, ठीक है, और मैंने टाइम ले लिया सपोज मान लो 2 सेकंड। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा जरा समझिए। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, भाई रेट तो वो है ही जो, लेकिन लिखेंगे यहां से क्या, ये आ जाएगा हमारे पास 4i कैफ प्लस का 6j कैफ अपॉन 2।
आप यहां से काट दीजिए, आ जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप। देखिए हमारे पास वेलोसिटी भी वेक्टर था और एक्सेलरेशन भी वेक्टर ही आया, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, मतलब वेलोसिटी में, ये तो वेक्टर हो गया, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर स्केलर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा वेक्टर शो करता है। टाइम स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और मैंने वेक्टर में स्केलर का डिवाइड किया तो हमारे पास वेक्टर ही आया। इसलिए हमारे पास, हम पीछे से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक हमारी कैसी क्वांटिटी थी, पीछे से बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीजों को समझा है। तो पीछे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट देखा था वो था वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में अगर हम टाइम का डिपेंड किए तो वहां पर भी हमारे पास क्या आया था, वेलोसिटी आई थी, वो भी वेक्टर आई थी। फिर से वेक्टर में मैंने टाइम का डिवाइड किया तो क्या आया, फिर से हमारे पास वेक्टर आया। ठीक है ना, तो इन बातों को ध्यान रखना। बाकी इसकी डायमेंशन के बारे में बात करें तो हालांकि अभी डायमेंशन की बहुत सब बातें करने की जरूरत है नहीं, वैसे इसकी डायमेंशन देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा L T की पावर -2। चलिए समझते हैं ये कितने टाइप का है। तो फिर से जैसे कहानी पीछे चल रही थी वेलोसिटी के लेके, वैसे ही आपका एक्सेलरेशन लेके भी टाइप इसके वैसे ही होते हैं। जैसे वेलोसिटी कितने टाइप की थी, तो हमने बोला था 2 टाइप की। जो प्राइमरी हम लोग बात करते हैं वो 2 टाइप की। कैसी, क्या क्या, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक आपकी एवरेज वेलोसिटी। फिर मैंने एक और चीज बताई थी, वेलोसिटी को दो पार्ट में और भी जानते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ही हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म में भी चीजों को समझते हैं। देखिए मैंने आपसे यहां कहा कि हमारे पास जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को देखा जाए बेसिकली तो हम 2 पार्टों में से समझ सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर 1 सेकेंड में गाड़ी की वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज करे। अब बराबर बराबर नहीं बोलना, सेम सेम मत बोलना, वेलोसिटी के टर्म में बात हो रही ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी का बढ़ना। और वेलोसिटी कैसे बढ़ सकती है, तो हर सेकंड में अलग अलग भी बढ़ सकती है और हर सेकंड में इक्वली भी बढ़ सकती है। तो ध्यान रखना, इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी हर 1 सेकंड में इक्वली बढ़े, इक्वली राइज करे। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब फिर क्या होना चाहिए कि हर 1 सेकंड में अलग अलग तरीके से वेलोसिटी बढ़े। जैसे समझाते हैं, एग्जांपल समझो। मैंने बोला कि यहां पर गाड़ी जो चली t = 0 पर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी थी यहां पर 0। यहीं से गाड़ी रेस्ट स्टार्ट करती है। फिर 1 सेकंड बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। देखिए भैया, यहां से देखो, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ रही है। तो आप इसका एक्सेलरेशन यहां क्या लिखोगे, बोलोगे यहां पर एक्सेलरेशन इसका दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां क्या बताओगे, यहां पर भी बोलोगे कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर भी कितना बताओगे, यहां पर भी बताओगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही तो बता रहे, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए उस शब्द को बोलने लगते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। अब कांस्टेंट के लिए भी 2 बातें और आती हैं। कांस्टेंट मतलब हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अब चेंज हमारा 2 चीजों में हो सकता है। एक हमारा क्या है, एक मैग्नीट्यूड में भी चेंज ना होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड में भी फिक्स होनी चाहिए और डायरेक्शन में भी फिक्स होना चाहिए। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी होगा कि गाड़ी स्ट्रेट पाथ पर चले, स्ट्रेट लाइन पर चले, 1D मोशन करे, और उसके बाद 1D मोशन करने के बाद मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। उस टर्म को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पीछे भी हमने शायद देखा था, हम लोगों ने देखा था ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो बहुत सारी बातें हम लोग यहां पर भी सेम चीजों को एक्सप्लेन किए हैं। इसी तरीके से इसे समझिए, ये क्या मतलब है, गाड़ी t = 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। 1 सेकंड बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 1 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 1 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। और इसी तरीके से मान लो बढ़ती, अलग अलग होती जा रही है। यहां का एक्सेलरेशन क्या है, तो बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां का एक्सेलरेशन कितना है, तो यहां का एक्सेलरेशन बताओगे आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहां पर आपका एक्सेलरेशन कितना है तो बताओगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब स्पीड बढ़े, वेलोसिटी बढ़े, लेकिन फिक्स तरीके से ना बढ़े, तो उसे शब्द को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अब यही नहीं है कि अकेला पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर चल के ही हम इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में अगर पार्टिकल मूव करता ही है, भाई ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर पाथ तो पार्टिकल मूव करेगा। पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसमें दो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं। एक अभी तक हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, लेकिन आगे जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखना जो मैं बोल रहा हूं। और जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं सर्कुलर मोशन और अभी काइनेमेटिक्स की मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप उस चीज को ढंग से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन आते हैं, एक टेंजेंशियल आता है और एक हमारा रेडियल आता है। रेडियल को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, रेडियल तो हो ही गया है, एक साथ में सेंट्रीपिटल और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन से भी हम जानते हैं। कोई अगर आपसे पूछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, कोई पूछे आपसे रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, कोई बोले नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या, बोले तीनों एक ही हैं और तीनों हमेशा सेंटर की तरफ लगते हैं। सर्कुलर पाथ पर हमेशा सेंटर की तरफ लगेंगे। अब सोचिए पार्टिकल अगर लगातार सर्कुलर मोशन कर रहा है, लगातार सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो अपना रेडियल एक्सेलरेशन लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या हम उसका चेंज नहीं मानेंगे? एक्सेलरेशन मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन हमारा कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इसी चीज को देखिए, ये तुम्हारा हो गया स्ट्रेट पाथ पर। स्ट्रेट पाथ पर डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं सकती है, डायरेक्शन फिक्स कर दी, तो तुम मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे, राइट। तो तुमने मैग्नीट्यूड चेंज करने से तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये कहलाया, एक्सेलरेशन के टर्म में बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई सर्कुलर पाथ हो रहा हो, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा हो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा हो तो फिर क्या करेंगे हम, जरा समझिए। ये इसका सेंटर है, पार्टिकल यहां है, पार्टिकल यहां है, पार्टिकल यहां है। तो जरा सोच के देखो, हमेशा ये इसका सेंटर है, सेंटर से आप मिलाइए। पार्टिकल मान लो किसी v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से चल रहा है। v का मतलब यहां पर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पार्टिकल की स्पीड अगर हमारे पास कांस्टेंट है, तो आप जानते हो इसे रेडियल लिखो चाहे आप नॉर्मल लिखो, इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं an इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर रेडियस में इसकी r ले लेता हूं तो अब जरा सोच के देखो, जिसकी रेडियस चेंज हो नहीं सकती है, रेडियस चेंज हो नहीं सकती है, और इसकी स्पीड को मैंने कह दिया कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, अगर हम मैग्नीट्यूड के में बात करें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो हर जगह पे चेंज हो रही है। यहां पर आएगा तो एन ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, यहां पर क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एन का डायरेक्शन भी चेंज होगी ही होगी। ये देखो, तो देखो एन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम तब भी मानेंगे कि एक्सेलरेशन चेंज हुआ, तब भी हम क्या मानेंगे? एक्सेलरेशन चेंज हुआ। तो जहां पर चीज वेरिएबल चीज आ जाए, जहां पर चीजें बदलती हुई नजर आए, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। यहां का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन इसकी लगातार चेंज हो रही है। इसी तरीके से एक एटी होता है, एटी इस केस के लिए जीरो है, एटी इस केस के लिए जीरो है, इसका एक्सेलरेशन यहां पर जीरो आएगा। लेकिन वेलोसिटी अगर हमारे पास टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दे दिया जाए, मतलब स्पीड, वेलोसिटी तो वैसे भी यहां पर चेंज हो ही रही है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम ये बात मानेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि हम दो बातों पर गौर करते हैं। अगर सर्कुलर पाथ पर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कंफर्म है कि उसकी चेंज होगी ही होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? तो वेलोसिटी चेंज होने से आता है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन। और स्पीड चेंज होने से, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से जो आता है वो आता है 80। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर ये वाली बात अभी नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो मेरा ये कहना था कि डायरेक्शन चेंज होने से, देखो मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन यहां पर डायरेक्शन आपकी बदल रही है, तो भी हम इसे क्या मानेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म शब्द ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बताएंगे इसकी कहानी जो भी होगी, सर्कुलर मोशन में आगे हम बताएंगे। चलो भैया और देखिए, तो पॉइंट ये आ गया कि हमारे पास एक्सेलरेशन को कैसे समझना है, एक्सेलरेशन की बातें ये होगी। चलिए और देखते हैं आगे। यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन को दो पार्टों में हम लोग और ब्रेक करते हैं। अब उसे समझिए, एक हमारा एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी भी हमने ऐसे ही देखी थी, याद होगा आपको, वेलोसिटी भी हमने इसी तरीके से देखी थी पीछे की तरफ। याद करो कि एवरेज वेलोसिटी क्या लिखा था हम लोगों ने, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। वैसे यहां पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताओ, इसका जो नोटेशन है डिनोट करते हैं वो ऐसे करना चाहिए, और साथ में या तो आप ए एवरेज ऐसे लिख दो, बात एक ही है। और ये चीज क्या होनी चाहिए आपकी, ये होती है आपके पास डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हो आप, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसे पीछे देखा था वैसे ही हमारे पास यहां पर भी है। फिर से हम वेलोसिटी के बारे में बता नहीं सकते कि पार्टिकल वास्तविकता में ऐसे अगर अकेला वी लिखा है तो पार्टिकल वास्तविकता में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। याद करो हमने जब एवरेज वेलोसिटी लिखा तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा था। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का मतलब ये होता है कि पार्टिकल अपना जो मोशन कर रहा है वो एक्स एक्सिस में कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम चेंज हो रहा है तो वो अपनी पोजीशन एक्स में चेंज कर रहा है, इसलिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर रहे हैं। अगर पार्टिकल वही उसी के हिसाब से अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो भी हम डेल्टा वी ही लिखेंगे। तुम वी एक्स नहीं लिख रहे हो, जनरली नहीं लिखते हम लोग वी एक्स। आप देखना किसी किताब में आपको वी एक्स टर्म ऐसे नहीं लिखा मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो आप यहां पर टर्म दिखा सकते हो वी एक्स फाइनल माइनस वी एक्स इनिशियल, क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है इसलिए आपने ऐसा लिख दिया। अगर पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव करेगा तो तुम क्या लिखोगे, तो एवरेज वेलोसिटी लिखोगे डेल्टा बाई बाई डेल्टा टी। तो यहां क्या लिख सकते हो, बी बाई फाइनल माइनस का बी वाई इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। इसी तरीके से जेड में लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये जनरल है। इसी तरीके से हम लोग वहां पर जो बात किए थे वहां पर समझिए, पीछे हमने क्या बोला था कि अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहते हो तो वेलोसिटी को डी आर वाई डी टी लिख सकते हो, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। डी आर का मतलब पोजिशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ लो हमने क्या बताया कि आप पीछे शायद ऐसा कुछ लिखे होंगे। देखिए अगर हमें वेलोसिटी लिखना है तो क्या लिख सकते हो आप, डी आर बाई डी टी। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ये कर लीजिए। और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब है कि पार्टिकल चाहे एक्स में चले, वाई में चले, जेड में चले, जैसे चलेगा हम उसके हिसाब से इसे हम देख सकते हैं। तो ये ज्यादा बेटर है, हमने ये बात आपको सारी बताई थी पीछे, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी यहां पर अगर लिख रहे हैं तो आप इसे समझिए कि हम यहां पर वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में बात कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये वाला भी। अब जो भी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चले उसके हिसाब से हम वेलोसिटी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए एक्सेलरेशन को आप अकेला ए भी लिख सकते हो और ए इंस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। और ये क्या बनेगा, तो याद करो हमने क्या लिखा था, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जरा देखिए भैया ये क्या हो गया, ये बन गया ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्या बन गया, डी वी बाई डी टी, ये हो गया। इसको समझो, नोट करिए इसे, हम और आगे बताते हैं कि इसको और हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए अगर हम यहां से बात करें, हमारे पास लिखा है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो क्या मैं इसको वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूं, क्या मैं इसे वी डी वी बाई डी वाई लिख सकता हूं, क्या मैं इसे वी डी वी बाई डी जेड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, आप सब कुछ लिख सकते हो। ये इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हो वी डी वी बाई डी आर। ये जहां पर हमें जैसी जरूरत होगी वैसे ही हम लोग इस पर बात करेंगे, ये सब मिला के एक ही बात है। पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चलेगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। पार्टिकल वाई डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो आप ये लिखेंगे। पार्टिकल अपना जेड डायरेक्शन में पोजीशन चेंज करके वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा तो आप ये लिखेंगे। और अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो। खैर ये सब सही है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन को देख के वैसे हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात ये आती है कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे हैं, तो बराबर के लिए समझ लीजिए, देखो कैसे करते हैं। डीवी बाई डी टी तो आपके पास ये है, और देखो इसे v को क्या लिख सकते हो, अगर मैंने यहाँ dx लिखा है तो कंफर्म है कि आपके पास ये वेलोसिटी dx बाई डी टी होगा, और ये तुम्हारे पास लिखा है dv बाई dx। जरा देखो अगर मैं इसे काट देंगे तो फाइनली ये चीज ये बराबरी है। इसी तरीके इसको भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, dy बाई डी टी, इसे क्या लिख सकते हो, dz बाई डी टी, तो ये सब कट के वैसे ही आ जाना है। और इस v को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dr बाई डी टी। तो सब मिला के बात एक ही है, तो ये चीज एक ही है। बात क्लियर है ये बात। चलिए एक और बात करते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन कैसे हम लोग समझ सकते हैं।
तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है कि हम जिस टाइम पर बात करते हैं उस टाइम पर उस पर्टिकुलर व्हीकल या पार्टिकल या कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन क्या है। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था एक्सेलेटर, क्योंकि तुम लगातार मान लो तुमने गाड़ी यहां से स्टार्ट की और तुम लगातार गाड़ी का एक्सेलेटर देते जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन जो एक्सेलेटर दे रहे हो तो यूनिफॉर्मली देना, बहुत तेजी से देना, थोड़ा कम देना, फिर कम कर लेना, कुछ भी हो सकता है किसी भी इंस्टेंट पर ना भाई। कितना दे रहे हो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लगातार एक यूनिफॉर्मली एक्सेलेटर दे सकते हो, आप बहुत तेजी से दे सकते हो, आप थोड़ा सा देके छोड़ सकते हो, समझ रहे हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जिस इंस्टेंट पर तुम जैसा देते हो वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। और एक एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलेटर आप जब से देना स्टार्ट किए हो और जब तक देते जा रहे हो इसके बीच का जो हमारे पास ड्यूरेशन, जो टाइम लगेगा, उसका एवरेज निकाला जाता है, वो कहलाता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। मैं थोड़ा ग्राफिकली भी चीज तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए मैंने बोला कि हमारे पास ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। अब कोई भी इंस्टेंट है, तुम इसे अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जो ज्यादा बेटर होगा, यहां पर वेलोसिटी करो, ये वेलोसिटी है, v वर्सेस t दिया है। अगर तुम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट इसका क्या आएगा, एक पार्टिकल 1 है तो लिखोगे dx by dt, dx by dt, और पार्टिकल 1 ये। अगर मैं यहां पर बात करूं तो पार्टिकल का क्या होगा, आप बोलोगे सर ऐसे, बोलोगे dx अपॉन dt, पार्टिकल 2। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये वेलोसिटी आ गई भाई, क्योंकि अगर हम एक मिनट इसका स्लोप जो होगा, मैंने यहां पर वेलोसिटी लिखा है तो ये होगा dv by dt एट पॉइंट 1। तो ये इस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये दिया है इस पॉइंट पर, क्योंकि आप जानते हो v वर्सेस t बनाया है, तो v वर्सेस t का स्लोप या टेंजेंट क्या बनेगा, dv by dt। और dv by dt अभी आपको बताया मैंने क्या था, एक्सेलरेशन। तो मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहां पर लिखोगे आप dv by dt एट पॉइंट 2, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है कि नहीं, अलग है। इसी तरीके से अगर हम यहां बात करें तो इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इधर आ गया, ये पॉइंट 3 ले लो। तो जरा समझिए हर एक इंस्टेंट पर यहां लोगे तो डायरेक्शन कुछ ऐसे मिलेगी, ये 4 पॉइंट ले लो, समझ रहे हो, इसको लिखोगे dv by dt एट पॉइंट 4। तो क्या डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स नहीं, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, बेशक इसका मैग्नीट्यूड फिक्स क्यों ना हो। बट अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में पूछेंगे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर फिक्स है तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, तो भी आप इसे चेंज मानोगे ही मानोगे। और अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, दो ही बातें हैं, मैग्नीट्यूड फिक्स हो सकता है और मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है। अगर फिक्स होगा तो भी इसे हम लोग क्या मान रहे हैं, एक्सेलरेशन चेंज, और अगर यहां पर अगर मैग्नीट्यूड अगर वेरी भी करेगा तो भी हम चेंज मानेंगे, तो कन्फर्म ही चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां पर डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है। लेकिन अगर मुझे एवरेज निकालना है इन दो पॉइंट के बीच का, तो जरा सोचो, इसका एवरेज का डायरेक्शन ये आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन 1 से 2 तक, क्योंकि अब यहां पर ना तो ये है ना तो ये, इसका डायरेक्शन ये है और ये है, इन दोनों के बीच का एवरेज 1 to 2 का एवरेज डायरेक्शन। इसी तरीके से ये तीसरा पॉइंट है, जरा समझो, यहां से लेके यहां तक का अगर हम बात करेंगे तो उसे बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन 1 to 3। तो ये देखो एवरेज जो है, एवरेज का डायरेक्शन कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन कुछ अलग तरीके से होगा। हाँ, हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन एक ही मिल जाए, वो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि पाथ स्ट्रेट लाइन मिले, तो हो सकता है, ठीक है। एक सीधे पाथ पर आप चलते जा रहे हो तो डायरेक्शन तुम्हें इंस्टेंटेनियस का और एवरेज का एक ही मिल सकता है, लेकिन बशर्ते अगर हमारा स्ट्रेट लाइन को छोड़ के अगर कोई भी पाथ देखोगे तो आपको जनरली हमेशा डायरेक्शन एवरेज की और इंस्टेंटेनियस की अलग ही देखने को मिलेगी। मेरी बात क्लियर है। फिर एक बच्चे को कंफ्यूजन और होता है, मैं उस पॉइंट पर और लेके चलता हूं। ये तो डायरेक्शन इसकी हो गई कि एवरेज की डायरेक्शन कैसे आएगी और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन कैसे आएगी। स्ट्रेट पाथ पर बता दिया मैंने, दोनों का सेम ही रहना है। अब समझो मैंने क्या बोला यहां से कि
अच्छा, स्ट्रेट लाइन पर एक बात और है कि अगर मान लो कि ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन शब्द बोल रहे हैं तो एक ही आएगा, लेकिन कुछ जगह पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को लोग एक ही समझ लेते हैं, तो फिर डायरेक्शन उल्टी भी कह सकते हैं। मैं शब्द बोल रहा हूं एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ते हुए के लिए, तो वेलोसिटी बढ़ने के लिए स्ट्रेट लाइन पर इंस्टेंटेनियस का और एवरेज का एक ही आएगा। आप कंफ्यूज मत होना कि इंस्टेंटेनियस वाला मतलब ये क्या नाम है आपका रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। मैं एक्सेलरेशन का शब्द बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन का मतलब लगातार स्पीड बढ़े, तो उसके लिए स्ट्रेट पाथ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और एवरेज का एक ही होगा, और अगर किसी दूसरे पाथ पर चल रहा है तो चेंज होगा। जी मैंने आपको दिखा दिया। एक बात और आती है कि अगर हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो तुम्हारे पास ए पॉजिटिव होगा। इससे तुम क्या समझे कि गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ पर अगर चलती है, मान लो कि अभी पार्टिकल यहां है किसी V1 से, और यहां से मान लो किसी V2 से, और बोलूं कि V1 जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है और फाइनली V2 तक पहुंचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेल्टा V पॉजिटिव हुआ, क्योंकि डेल्टा V पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि आपने अगर बोला ना V1 बढ़े और V2 तक पहुंचे तो V2 ज्यादा होगा V1 से, तो आप क्या लिख दोगे V2 माइनस V1, जो कि वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है और जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। ध्यान रखना इस बात को। मैंने क्या बोला, बढ़ते हुए स्पीड में या बढ़ते हुए वेलोसिटी में जिस डायरेक्शन में गाड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। एक और पॉइंट बताते हैं, देखिए मैंने बोला कि गाड़ी की यहां पर वेलोसिटी है v1 और यहां जब पहुंची है तो v2 है, लेकिन मैंने बोला कि v1 लगातार घट रहा है और v1 घटते घटते वो v2 तक पहुंचा, तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा v निगेटिव है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जो टर्म एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है इस शब्द को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में कोई अलग नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है कि जब वैल्यू नेगेटिव हो जाए एक्सेलरेशन की उसी शब्द को हम रिटार्डेशन बोल देंगे। आपको नया कुछ नहीं सीखना है, सारे कॉन्सेप्ट जैसे एक्सप्लेन किए हैं वैसे रिटार्डेशन के लिए भी सेम है जो एक्सेलरेशन के लिए, बस डायरेक्शन का अंतर है बस, ठीक है, ध्यान रखना। इसी को डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। यहां से ये हमारे पास नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है और अपनी स्पीड को क्या किया, घटाया। घटाने का मतलब है एक्सेलरेशन आपका उल्टा हो, या कह सकते हो रिटार्डेशन हमेशा किधर होता है, जिधर बॉडी चलती है उसके अपोजिट में रिटार्डेशन आता है। तो ये बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बच्चे को जो है उसमें दिक्कत आती है समझने में, वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी अगर पॉजिटिव एक्स में चल रही है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर माइनस एक्स में चल रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नहीं, इसका भी सोचना उसका गलत है, और वो मैं आप एक्सप्लेन करता हूं। ये ध्यान रखना इस बात को कि अगर जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जिधर गाड़ी चलती है। जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है अगर उसकी स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा होगा। बस इतना ही तुम्हें समझना है। और देखिए एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई गाड़ी है, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो आप बोलोगे कि इसका एक्सेलरेशन इधर ही है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वेलोसिटी जिधर बढ़ती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है। एक एग्जांपल और देखो, मैंने बोला कि अगर इस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है और उसकी वेलोसिटी घट रही है तो ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे आ जाएगा। अभी मैंने आपको ये बताया था ये चीज, ठीक है। इसका उल्टा समझिए, अगर गाड़ी इधर चल रही है और इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इधर जाने पर बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही आएगा। ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चले उस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी या स्पीड उसकी बढ़ रही है तो उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। उल्टा मतलब उल्टा सीधा मत समझ लेना कुछ भी कि इधर एक्सेलरेशन तो उधर वेलोसिटी, कुछ नहीं। मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है अगर उस डायरेक्शन में अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन उधर ही आएगा। इससे मतलब नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव एक्स से, कुछ भी इस तरीके को उल्टा सीधा मत सोच लेना। अगर इस डायरेक्शन में
गाड़ी चल रही है और अगर इसकी वेलोसिटी या स्पीड घट रही है तो आप बोलोगे ए इधर आ गया। ये बातें ध्यान रखनी है। अब देख लो खुद ही, इस डायरेक्शन में चल रही है, इसमें घट गई तो उल्टा हो गया, बात खत्म। क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है? तो एक्सेलरेशन के ऊपर जो थ्योरी पार्ट है वो तो कवर हुआ है। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं अगले लेक्चर में लेके आता हूं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।